हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। अभी आजकल हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ कर रहे हैं। आज 2-3 दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 चल रहा है। आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो इसमें टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, वो है रेशियल एंटागोनिज्म। ठीक है, शुरू करते हैं। द ब्रिटिश इन इंडिया हैड ऑलवेज हेल्ड aloof फ्रॉम द इंडियंस, बिलीविंग दैट द सोशल डिस्टेंस फ्रॉम इंडियंस हैज़ टू बी मेंटेन टू प्रिजर्व देयर अथॉरिटी ओवर देम। तो ब्रिटिश इंडिया में क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि क्या हो, उनका वर्चस्व, उनकी अथॉरिटी बनी रहे। दे ऑल्सो कंसिडर देमसेल्व्स रेशियली सुपीरियर। वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे रेसेस के बेसिस पे, यानी कि वो समझते थे कि हमारी जो रेस है वो क्या है, सुपीरियर है, इन सबों से अच्छी है, इन सबों से ऊपर है। The revolt of 1857 and the atrocities committed by both the sides had further widened the gulf between the Indians and the Britishers। और 1857 के रिवोल्ट ने ये खाई जो थी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में वो और बढ़ा दी थी। Who now began to openly assert the doctrine of racial supremacy and practice racial arrogance। और उनके अंदर एक तरह से रंग को लेकर के, रंग भेद होता है ना रेशियल, उसको लेकर के बहुत सारा उनके अंदर घमंड आ चुका था, एरोगेंस बढ़ चुका था। रेलवे कंपार्टमेंट्स, वेटिंग रूम्स, रेलवे स्टेशंस, पार्क्स, होटल्स, स्विमिंग पूल्स, क्लब्स रिजर्व फॉर यूरोपियंस ओनली। ये सारी चीज़ें किन के लिए रिजर्व थी? यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। वर विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस रेशियलिज्म, यानी ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, इससे क्या मैनिफेस्ट हो रहा था कि ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। द इंडियंस फेल्ट ह्यूमिलेटेड। ठीक है, इंडियंस को ह्यूमिलेशन फील होता था। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आ रहा है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानिए। तो पहला इसमें जो आ रहा है वो है वॉर विद नेपाल। नेपाल के साथ भी वॉर हुई। कब हो रही है? 1814 में हो रही है। द ब्रिटिश डिज़ायर टू एक्सटेंड इट्स इंडियन एम्पायर टू इट्स नेचुरल जोग्राफिकल frontier brought them into conflict first of all with the northern kingdom of Nepal। northern of kingdom of Nepal में उनकी नज़र थी ब्रिटिशर्स की। In October 1814 a clash between the border police of two countries led to open war। एक क्लैश हो गया दोनों बॉर्डर पे जो पुलिस तैनात थी ना, उनके बीच में। द ब्रिटिशर्स वर फार सुपीरियर इन मैन, मनी एंड मटेरियल। ब्रिटिशर्स बहुत अत्यधिक हर मामले में वो क्या थे, बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। इन द एंड द नेपाल गवर्नमेंट हैड टू मेक पीस ऑन ब्रिटिश टर्म्स। उनको फिर समझौता करना पड़ा नेपाल की गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स के साथ। इट एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंट, इट सीडेड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं एंड अबेंडन क्लेम्स टू द तराई एरियाज। इट ऑल्सो विड्रू फ्रॉम सिक्किम। ये सारे एरियाज से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, जो नेपाल के लोग थे। द एग्रीमेंट हैड मैनी एडवांटेजेस फॉर द ब्रिटिशर्स। बहुत सारे एडवांटेजेस थे। एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उनमें क्या था, इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स को बहुत सारा एडवांटेज था। देयर इंडियन एम्पायर नाउ रीच टू द हिमालयाज। उनका एम्पायर अब हिमालयाज तक पहुंच गया ब्रिटिशर्स का। दे गेन ग्रेटर फैसिलिटीज फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। दे ऑल्सो ऑब्टेन साइट्स फॉर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन सच एज शिमला, मसूरी, नैनीताल। मोर ओवर द गुरखाज गेव एडेड स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बाय ज्वाइनिंग इट इन लार्ज नंबर्स। अब इसमें गुरखाज भी आर्मी में आ चुके हैं। उन्होंने एक तरह से उनको सहयोग करने के लिए एक तरह का कुल मिला करके उनके साथ वो जोड़ चुके हैं। वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, यानी ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ेंगे। ओके फाइन। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा। कैसे हुआ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा? थ्रू दी 3 सक्सेसिव वार्स हुए। द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बर्मा वॉज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इस पर भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, बर्मा पर भी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बर्मा एंड ब्रिटिश इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय बॉर्डर क्लैशेज एंड फैंड बाय एक्सपेनिस्ट अर्जेस। द ब्रिटिश मर्चेंट्स कास्ट कोविटस ग्लांसेस एट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ बर्मा। उनकी नज़र क्या थी? उनकी वहाँ के फॉरेस्ट पे नज़र थी। जो बर्मा का फॉरेस्ट होगा उसके जो भी आउटकम्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, तो उस पर उनकी नज़र थी। एंड वी आर कीन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स अमंग इट्स पीपल। और वो एक तरह से व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके, इसके उद्देश्य से ये सब चीज़ें कर रहे थे। द ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑल्सो वांटेड टू check the spread of French commercial and political influence in Burma and rest of the Southeast Asia। वो एक तरह से रोक लगाना चाहते थे जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था बर्मा पे, उस पर भी। ठीक है। Burma and British India developed a common frontier at the close of the 18th century when both were expanding powers। After the centuries of internal strife, Burma was united by King
along Paya between 1752 से 1760. His successor Bodo Paya, ruling from Ava on the river Irrawaddy, repeatedly invaded Siam, repelled many Chinese invasions, and conquered the border states of Arakan 1785 and Manipur 1813, bringing Burma's border up to the British of India. ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे ब्रिटिश इंडिया क्या और बढ़ रहा है. ठीक है. Continuing his westward expansion, he threatened Assam and the Brahmaputra Valley. ठीक है. अब एक तरह से असम को भी एक तरह से थ्रेट हो रहा है और बर्मीज़ वैली जो है. Finally, in 1822, the Burmese opened Assam. 1822 में क्या हुआ, जो बर्मीज़ यानी वहाँ के लोग जो होंगे उन्होंने असम को खोल दिया. ठीक है, मतलब एक तरह से खोल करके उसको कब्जा कर लिया पूरी तरीके से. The Burmese occupation of Arakan and Assam led to continuous friction along all ill-defined borders between Bengal and Burma. कोई भी डिफाइंड बॉर्डर था नहीं, इसलिए सारी लड़ाइयाँ इसी प्रकार चलेंगी. After in 1824 the British Indian authorities declared a war on Burma. अब ब्रिटिश इंडिया ने वर्मा पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है. After an initial setback, the British forces drove the Burmese out of Assam, Kachchar, Manipur एंड अराकन. यहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया है इन लोगों को. द ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस बाय सी ऑक्युपाइड रंगून इन मे 1824. अब रंगून पे भी कब्जा हो चुका है. एंड रीच्ड विद इन 72 किलोमीटर ऑफ द कैपिटल एट एवा. एवा पे पहुँच चुके हैं. पीस केम इन February 1826 विद द ट्रीटी ऑफ यंडाबो. यांडबो ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक ट्रीटी हुई यंडाबो, यांडबो ये भी दोनों उच्चारण हो सकते हैं, देख लीजिएगा. The government of Burma agreed to the following conditions. क्या conditions गवर्नमेंट ऑफ बर्मा ने अग्री की, वो क्या है, to pay 1 crore rupees as war expansion, यानी compensation. कह रहे कि 1 करोड़ का compensation मिले. To cede its coastal provinces of Arakan and Tenasserim, to abandon all claims to Assam, Kachchar and Jantia, to recognize Manipur as an independent state, to negotiate a commercial treaty with Britain, to accept a British resident at Ava by posting a Burmese envoy Calcutta. By this treaty, the British deprived Burma of most of its coastline and acquired a firm base in Burma for future expansion. ठीक है, ये सारी उन्होंने शर्तें रख दी थी, समझ गए. द सेकेंड बर्मीज़ वॉर विच ब्रोक आउट इन 1852 पे फिर से सेकेंड बर्मीज़ वॉर हो रहा है. वॉज ऑलमोस्ट होली द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल ग्रीड. उनको एक तरह से लालच आ गया ब्रिटिशर्स को. वहाँ पे जो भी धन कैसे, किस फॉर्म में, रिसोर्सेज के फॉर्म में है. ब्रिटिश टिम्बर फॉर्म्स हैड बिगन टू टेक एन इंटरेस्ट इन द टिम्बर रिसोर्सेज ऑफ अपर बर्मा. वहाँ पर टिम्बर उनको का लालच हो रहा है. ठीक है, वो ये जान रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारी वनस्पति और उससे जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली जा सकती है. Moreover, the large population of Burma appeared to the British as a vast market for the sale of British cotton goods and other manufacturing. और उन्होंने ये भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पे अच्छी मार्केट लगा करके अपने प्रोडक्ट्स को भी बेचा जा सकता है. The British, already in occupation of Burma's 2 coastal provinces, now wanted to dominate commercial relations with the rest of the country. They also wanted to strengthen their hold over Burma by peace or by war before their trade competitors the French or the Americans could establish themselves there. अब वो ये जान रहे थे कि कहीं अमेरिकन्स और फ्रेंच ना यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए, इससे पहले हम इस्टेब्लिश हो जाएं. और उनको एक लालच भी था कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, इन पे कब्जा हो जाएगा हमारा. A full British expedition was dispatched to the Burma in April 1852. This time the war was much shorter than in 1824 से लेकर के 1826 तक चला. And the British victory more decisive. यहाँ पे ब्रिटिश की विजय हो गई. द ब्रिटिश एनेक्स पेगू पे उन्होंने कब्जा कर लिया. द ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस ऑफ बर्मा, जो कि एकमात्र ऐसा प्रोविंस प्रांत बचा था. देयर वॉज हाउएवर अ ग्रेट डील ऑफ पॉपुलर गुरिल्ला रेजिस्टेंस फॉर 3 years बिलो लोअर बर्मा वॉज ब्रॉट अंडर इफेक्टिव कंट्रोल. द ब्रिटिश नाउ कंट्रोल द होल ऑफ बर्माज कोस्ट लाइन एंड इट्स इंटायर सी ट्रेड. 3 साल तक ये झड़प इधर उधर गुरिल्ला वॉरफेयर चलती रही. फिर अंततः क्या, ब्रिटिशर्स ने सारा कब्जा कर लिया. सारे उनके ट्रेड, सी ट्रेड जो भी चीज़ें हैं, सारी कोस्ट लाइन पे भी कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का. रिलेशंस बिटवीन द बर्मा एंड द ब्रिटिश रिमेन पीसफुल फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ द पेगू. कुछ दिनों तक शांति रही, कुछ सालों तक. द ब्रिटिश ऑफ कोर्स कंटिन्यूड देयर एफर्ट्स टू ओपन अपर बर्मा पे भी अब उनकी नज़र थी. इन पर्टिकुलर द ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर अटैक्ड
देखिए बहुत सारे अटैक्स और ये सब करके ही तो वो सब कब्जा करेंगे। और अब इनका क्या ध्यान कहाँ जा रहा है कि अब क्या करेंगे, इसके थ्रू ही किसके साथ ट्रेड करेंगे, चाइना के थ्रू। मतलब चाइना भी आसपास रीजन में लाई कर रहा होगा, इसीलिए इनको वहाँ नज़र भी है। इन पर्टिकुलर द ब्रिटिश मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज वर अट्रैक्टेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड विद चाइना थ्रू बर्मा। ठीक है, समझ गए जो मैंने बताया। इन 1885 किंग थीबो साइंड अ प्योरली कमर्शियल ट्रीटी विद फ्रांस फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द ट्रेड। अब वहाँ पे 1885 में किंग थीबो जो है एक कमर्शियल ट्रीटी साइन कर रहे हैं फ्रांस के साथ, जिससे ट्रेड उनका एक्सपैंड हो सके। द ब्रिटिश वर इंटेंसली जेलस ऑफ द ग्रोइंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन। अब उनको जलन हो रही ब्रिटिशर्स को कि यहाँ फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बर्मा में। द ब्रिटिश मर्चेंट्स फियर दैट द रिच बर्मीज मार्केट वुड बी कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच एंड अमेरिकन राइवल्स। ठीक है, अब उनको ये लग रहा है कि कहीं फ्रेंच और अमेरिकन आकर के यहाँ कब्जा ना कर ले, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, द चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स इन Britain and British merchants in Rangoon now press the willing British government for the immediate annexation of the Upper Burma। अब उनको ये लग रहा है कि इमीडिएट इस पर कब्जा कर लिया जाए अपर बर्मा पे। ठीक है, द ब्रिटिश इन्वेडेड बर्मा ऑन 13 नवंबर 1885। किंग थीबो या जो भी सेट कर लीजिए, सरेंडर्ड ऑन, कब सरेंडर किया, 28 नवंबर 1885 को, एंड हिज डोमिनियंस वर एनेक्स टू द इंडियन एम्पायर सून आफ्टर। और सारा कब्जा हो गया। फिर द ब्रिटिश हैड टू एम्प्लॉय अ 40,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर नियरली 5 years टू सप्रेस द पॉपुलर रिवोल्ट। रिवोल्ट भी देखिए इस बीच हुए बहुत सारे ना। द ईज विद बर्मा हैड बीन कॉन्कर्ड प्रूव टू बी डिसेप्टिव। द पेट्रियोटिक सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बर्मीज आर्मी रिफ्यूज टू सरेंडर एंड वैनिश्ड इनटू द थिक जंगल्स। सारे जंगलों में वहाँ के जो आर्मी के लोग थे वो फैल गए, वो नहीं चाहते थे कि हम बर्मा सरेंडर करें। तो क्या हुआ, फ्रॉम देयर दे कैरिड ऑन वाइड स्प्रेड गोरिल्ला वॉरफेयर। द पीपल ऑफ लोअर बर्मा ऑल्सो रोज अप इन रिवेलियन। लोअर बर्मा के लोग भी एक तरह से क्रांति में जुट गए। द ब्रिटिश हैड टू एम्प्लॉय कितने, 40,000 की आर्मी उनको लगानी पड़ी 5 साल तक। ठीक है, ताकि इस वॉरफेयर को क्या कर सके, सप्रेस कर सकें। ठीक है, और अपने इसमें मिला सके। ब्रिटिशर्स इंडिया में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ब्रिटिश इंडिया क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ आसपास एरियाज़ को भी क्या कर रहा है, कॉन्कर कर रहा है। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ए विगरस मॉडर्न नेशनल मूवमेंट अरोज इन बर्मा। ठीक है, एक बहुत सारा नेशनल स्तर पर भी एक तरह से मूवमेंट आ गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बर्मा में ही। A widespread campaign to boycott British goods and administration was organized and the demand for home rule was put forward। अपना ही शासन हो, होम रूल हो, इसके लिए वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द बर्मीज नेशनलिस्ट सून जॉइंड हैंड्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जल्दी ही उन्होंने INC के साथ हाथ मिला लिया। बर्मीज जो नेशनलिस्ट थे, वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे। ठीक है, इन 1935 द ब्रिटिश सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया इन द होप ऑफ वीकनिंग बर्मीज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। अब 1935 में क्या किया है, बर्मा को सेपरेट कर दिया है इंडिया से, ताकि ये जो स्ट्रगल है उनका कमज़ोर पड़ सके। फ्रीडम किल द बर्मीज नेशनलिस्ट अपोज दिस स्टेप। द बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट रीच न्यू हाइट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ यू आंग सांग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फाइनली बर्मा वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 4 जनवरी 1948। अब इससे क्या हुआ कि इनको जो वहाँ के बहुत बड़ी लीडरशिप में, मतलब बर्मीज़ जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नए नए नेता वहाँ खड़े हो रहे हैं। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है कौन, यू आंग सांग सान। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही क्या किया, बर्मा को आज़ाद करा लिया। और बर्मा को कब आज़ादी मिली, 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, रिलेशंस विद अफगानिस्तान देखिए, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉट 2 wars with Afghanistan before its relations with the government of Afghanistan was established. Afghanistan was placed in a crucial position geographically from the British point of view. It could serve as an advanced post outside India's frontiers for checking Russia's potential military threat as well as for promoting ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया। अब वो इस तरह से यहाँ पे भी कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके, उनको चैलेंज कर सके, कहीं रशिया ही अटैक ना कर दे। ये सारी चीज़ें वो देखते हुए अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर रहे हैं। द ब्रिटिश वांटेड टू वीकन एंड रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, बट दे डिड नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ईदर। दे वांटेड टू कीप हर अ वीक एंड डिवाइडेड कंट्री विच दे कुड ईजिली कंट्रोल। वो चाहते थे
मतलब कमज़ोर अफ़गानिस्तान रहे ताकि वो उस पर एक कंट्रोल बना सकें। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। द ब्रिटिश लॉन्च एन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान इन फरवरी 1839 में उन्होंने एक अटैक लॉन्च कर दिया ब्रिटिशर्स ने। मोस्ट ऑफ द अफगान ट्राइब्स हैड ऑलरेडी बीन won over with the bribes. Kabul fell to the English on 7 August 1839 and Shah Shuja was immediately placed on the throne. शाह शुजा को थ्रोन पर बैठा दिया गया, गद्दी पर। ठीक है, और जल्दी ही इन्होंने बहुत सारी ब्राइब्स वगैरह, रिश्वत वगैरह दे करके बहुत सारा कब्जा उन्होंने कर लिया। काबुल भी हाथ में आ ही चुका था। ठीक है, बट शाह शुजा वॉज detested and despised by the people of Afghanistan, especially as he had come back with the help of foreign bayonets. Many Afghan tribes rose in revolt. बहुत सारे tribes ने revolt कर दिया. Then suddenly on 2 November 1841, an uprising broke out at Kabul and the sturdy Afghans fell upon the British forces. ठीक है, फिर लेकिन इसी के बीच में बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं ना। 11 दिसंबर 1841 में क्या हुआ? द ब्रिटिश वर कंपेल्ड टू साइन अ ट्रीटी विद अफगान चीफ्स बाय विच दे एग्रीड टू इवैक्यूएट अफगानिस्तान एंड टू रिस्टोर दोस्त मोहम्मद। ठीक है, एक तो इन्होंने समझौता एक तरह साइन किया और इनको अफगानिस्तान खाली करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। बट द स्टोरी डिड नॉट एंड हेयर, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही स्टोरी। एज अ ब्रिटिश फोर्सेज विड्यू दे वर अटैक्ड ऑल अलॉन्ग द वे। Out of 16,000 men, only one reached the frontier alive, while a few others survived as prisoners. Thus, the entire Afghan adventure ended in total failure. The British India government now organized a new expedition. उन्होंने एक नई रणनीति के तहत फिर से क्या किया? काबुल वॉज रीऑक्युपाइड, फिर से उस पर कब्जा हो गया 16 सितंबर 1842 को। बट इट हैड लर्नड इट्स लेसन वेल. Having evinced to its recent defeat and humiliation, it arrived a settlement with Dost Muhammad, by which the British evacuated the Kabul and recognized him as the independent ruler of Afghanistan. ठीक है, फिर से इन्होंने काबुल को खाली कर दिया एक तरह से और रिकग्नाइज किया इसको, अफ़गानिस्तान को। तो फर्स्ट अफगान वॉर कोस्ट ओवर 1.5 crores of rupees and its army 20,000 men. But the British now followed a policy of non-interference in Afghanistan. Internal affairs पे वो कोई ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करे. ड्यूरिंग द 1816 as Russia again turned its attention to the Central Asia after its defeat in the Crimean War, the British followed the policy of strengthening Afghanistan as a powerful buffer. बफर का मतलब होता है बीच का एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे दोनों तरफ के देश लड़ रहे होते हैं और वो एक तरह से वो देश बीच वाला देश क्या होता है, एक तरह से रेस्टिंग जोन हो सकता है. ठीक है, फाइन. अब देखिए क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं. इसमें क्या आप जान लीजिए, एक नया अटैक कब लॉन्च हो रहा है? 1878 में लॉन्च हो रहा है. ठीक है, फिर सेकेंड अफगान वॉर. ठीक है, पीस केम इन 1879 व्हेन शेर अली शान याकूब खान साइन द ट्रीटी ऑफ गंडामक बाय विच द ब्रिटिश सिक्योर्ड ऑल दे हैड रिजर्व्ड. ठीक है, सारा इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ये ट्रीटी वगैरह साइन वाइन करके. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये रखता नहीं है फिलहाल तो. Abdur Rahman, a grandson of Dost Muhammad, was recognized as the new ruler of Afghanistan. Abdur Rahman agreed not to maintain political relations with any power except the British. उन्होंने कहा कि अब किसी और के साथ हम नहीं रिश्ते रखेंगे, केवल ब्रिटिशर्स के साथ. ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 क्रिएटेड अ न्यू सिचुएशन इन द एंग्लो अफगान रिलेशंस, यानी कि इनके बीच नया रिलेशन बन रहा है. फर्स्ट वॉर भी चल रहा है और रशियन रेवोल्यूशन भी हो रहा है. द अफगान्स नाउ डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल. अब अफगान्स क्या डिमांड कर रहे हैं? फुल इंडिपेंडेंस के लिए. हबीबुल्लाह, हु हैड सक्सीडेड अब्दुर रहमान इन 1901 एज आमिर, was assassinated on 20 February 1919 and his son Amanullah, the new army, declared open war on British India. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. क्या चेंजेस? हबीबुल्लाह को जो कि जिसने सक्सीड किया था किसके बाद? अब्दुर रहमान के बाद, वो क्या मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है. अब फिर उसका जो सन है अमनुल्लाह, उसने वॉर डिक्लेयर कर दी ब्रिटिश इंडिया पे. ठीक है, पीस केम इन 1921. पीस कब आ रही, शांति कब आ रही? 1921 व्हेन बाय अ ट्रीटी अफगानिस्तान रिकवर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फॉरेन अफेयर्स. फिर वो अपनी क्या कर रहे हैं, दोबारा से अफगानिस्तान अपने ही राज्य पे फिर से मतलब एक तरह से अपनी बागडोर ले रहा है. ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है.
आप नेक्स्ट देखेंगे क्या हम लोग करेंगे, क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं। तो आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। ऑल द बेस्ट।